हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी मटेरियल में। तो आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं, जो कि आज हमारे सामने है सेमेस्टर 2 का। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो लाए हैं। ये है सेमेस्टर 2 का, जो कि इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, जो जिन भी स्टूडेंट का जो मेनर पेपर MN2A है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, इसे दूसरा भी जो नाम है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, जिन भी स्टूडेंट का जो सेमेस्टर 2 का इसका एग्जाम भी जल्द होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचा एग्जाम में। इसका जो इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म के भी नाम से इसे जाना जाता है, ये पेपर आप लोग का है मेनर पेपर। तो चलिए, इससे भी पहले कई सारे हम इसका क्वेश्चन डाल दिए हैं, जो कि आप लोग का प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। और फिर जो इसका विद्या गेस्ट पेपर भी डाला हुआ है, आप लोग जाइए वहाँ से देख लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। सारा हम एक एक करके क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो आज जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वह है पर्यटन में भौतिक भूदृश्यों के महत्व का प्रकाश डालना है। जो पर्यटन के क्षेत्र में जो भौतिक दृश्य है उसको किस प्रकार से देखा जाता है, उसके सारा जो महत्व उसके बारे में है, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका जो पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। और साथ ही साथ आप लोग को अगर नहीं मिल पा रहा होगा तो मेरा व्हाट्सअप चैनल में जाइए, वहाँ पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको ये जो पीडीएफ है वो इजीली तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छा से कर सकें। तो चलिए, जो आज हमारे पास क्वेश्चन है पर्यटन में भौतिक दृश्यों भूदृश्यों के महत्व पर प्रकाश डालना है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाएंगे और इसे साथ ही साथ नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए, इसको क्वेश्चन का देखते हैं कि किस प्रकार से इसका होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पे सर्वप्रथम में लिखा है पर्यटन यानी टूरिज्म, जो कि मानव जीवन का एक ऐसी गतिविधि है जो न केवल आनंद और अवकाश का साधन है, बल्कि ज्ञान, अनुभव और सांस्कृतिक परंपरा का माध्यम भी है। किसी भी पर्यटन स्थल का लोकप्रियता और पहचान उसकी उपलब्ध प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संप्रदाय तथा भौगोलिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। इन सभी में से भौतिक भूदृश्य पर्यटन में सबसे महत्वपूर्ण आधार है, जो कि इसमें यह बताया गया है, इसकी भूमिका यहाँ पे इसमें यह बताया गया कि जो पर्यटन जो होता है, टूरिज्म जो होता है, वह केवल आनंद करना ही नहीं, बल्कि उससे ज्ञान भी प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना और साथ ही साथ जितनी भी सांस्कृतिक परंपरा है वो सारे चीज़ों के जानने का एक माध्यम होता है। और इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, किस प्रकार से वहाँ के रियासतें हैं, ऐतिहासिक संप्रदाय है, सारा एक एक चीज़ के ये पर्यटन के बारे में आप लोग को जानना है और समझना है। अब इसके बारे में अगर आगे देखेंगे तो इसमें यह बोला गया कि पहाड़, घाटियां, झीलें, नदियां, झरने, रेगिस्तान, समुद्र तट, ज्वालामुखी आदि केवल प्राकृतिक आकर्षण होते हैं, बल्कि पर्यटन को दिशा पहचाना उद्देश्य प्रदान करना है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जो पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, झीलें आदि कई सारे जो पर्यटन के क्षेत्र हैं वह केवल प्राकृतिक आकर्षण से नहीं, बल्कि वहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाज को भी देखने को मिलता है और सीखने का भी मिलता है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यह लिखा गया है। अगला पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया कि पर्यटन के लिए आकर्षण का प्रमुख स्रोत, जो आकर्षण के लिए यहाँ पे प्रमुख स्रोतों के बारे में यहाँ पे बतलाया गया। इस पॉइंट के माध्यम से यह लिखा गया कि भौगोलिक भूदृश्य पर्यटन स्थलों की मूल आकर्षण होती है, जो कि हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, राजस्थान का मरुस्थल, केरल का विकास और गोवा के समुद्र तट, कश्मीर की घाटियाँ, अंडमान की केरल रीफ, ये सभी स्थान भौगोलिक स्वरूप का कारण का पर्यटन का आकर्षण। मतलब इस जो पॉइंट में जो बोला गया है कि जो काफ़ी ज़्यादा जो हिमालय से लेकर जो कन्याकुमारी जो इधर है पूरा घूमने का जो समुद्र तट है, वह सारे चीज़ों में किस प्रकार से घूमा जा सकता है, वहाँ पे लोगों के पर्यटन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बतलाया गया है। अब देखते हैं विविध प्रकार जो पर्यटन में विकास जो हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे लिखा गया है भौगोलिक भूदृश्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के पर्यटन विकसित हुए हैं, जो कि यहाँ भूदृश्य के तौर पर जिस प्रकार से पर्यटन विकसित हुए हैं उसके देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे बतलाया गया है, जैसे में हिम स्टेशन पर्यटन, यहाँ पे हिम जो स्टेशन पर्यटन है उसके बारे में, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सारे चीज़ जो हिम स्टेशन है पर्यटन स्थल उसके बारे में। फिर समुद्री तट पर्यटन, जो कि समुद्र के किनारे, जैसे में हो गया गोवा, पूरी, कोवलम, ये सारी चीज़ें जो है वो है समुद्र के तट पर है। और अगला में जो है मरुस्थलीय पर्यटन, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जैसे में देख लेते हैं तो जोस्मैल, बीकानोर, ये सारी चीज़ वो है मरुस्थलीय पर्यटन का केंद्र है। वन जीव पर्यटन, जो कि वन जीव के तौर पर सुंदरवन के नाम से इसे जाते हैं, काजीरंगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये है आपको देखने को मिलता है, तो वन जीव के आधार पर इसे देखा जा सकता है। झरना और नदी पर्यटन, जो कि झरना है उसके बारे में, जैसे में दुख सागर जलप्रपात, गंगा घाट, ये सारे चीज़ जो है ये नदी या झरना के तौर पर ये पर्यटन विकसित हुए हैं। तो ये सारे जो पर्यटन है, ये सारे काफ़ी अन्य अलग अलग पर्यटनों के यहाँ पे जो नाम लिखा गया है वो सारी चीज़ों को जिक्र किया गया है। प्रत्येक भौगोलिक भूदृश्यों का एक प्रकार की पर्यटन प्रकृति को जन्म देता है और इससे पर्यटन उद्योग में विविधता आती है। इसमें यह भी बताया गया कि जो पर्यटन है उसमें प्रवृत्ति का जन्म देता है एक नए तौर पर, और पर्यटन के उद्योगों में भी इसका विविधता में इसका आती है। अब थर्ड पॉइंट में इसमें देखेंगे तो ससीता पर्यटन की संभावना, पर्यटन की किस प्रकार की संभावना होती है उसके बारे में। तो भूदृश्य विशेषताएं पर्वतीय, जंगलीय या जलवायुवीय क्षेत्र साहसिक पर्यटन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सारे चीज़ जो कि पर्वतीय, जंगली हो गया या फिर जल पर्यटन हो गया आदि कई सारी चीज़ों का पर्यटन के तौर पर रखा जाता है। जैसे में पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो टैनिक, ऑस्किंग रॉक,
ये सारे जो चट्टाने हैं ये सारे पर्वतीय क्षेत्र में आपको पर्यटन के क्षेत्र में मिलेंगे। दूसरा में है समुद्री, जो कि स्कूबा डाइविंग, ये सारी चीज आपको समुद्री के तौर पर देखे जाएंगे। अगला में है मरुस्थलीय, जो कि ऊपर में भी हम कई सारे बता दिए हैं और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि ये सारे आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ नदियों में देख लेंगे तो इस प्रकार से सारे एक एक चीज को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है। इस प्रकार के भूदृश्य ससिता जो साहसिक गतिविधियों का आधार देते हैं और युवा वर्ग को पर्यटन की ओर आकर्षित करता है। जो कि ये सारे जो पॉइंट में जो लिखा गया है, जैसे में पर्वतीय क्षेत्र, समुद्र, मरुस्थलीय, नदी, ये सारे जो पर्यटन का एक आधार है और इससे जो अभी के जो नव युवा जो लोग हैं यही सब पर्यटन के क्षेत्र में घूमने को पसंद करते हैं, वहीं पर आकर्षित होते हैं देखने के लिए। अब देखते हैं पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है उसके बारे में। यहाँ पे लिखा गया कि भूदृश्य पर्यावरणीय पर्यटन का नींव है, जो कि जैव विविधता से भरपूर स्थल जैसे कि वनों, झील, पहाड़े और जल स्रोत का युक्त क्षेत्र में टूरिज्म के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। इन स्थलों पर पर्यटन के प्राकृतिक में एक सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिसके उसके भीतर पर्यावरण के प्रति जागरूक और संरक्षण का भावना उत्पन्न होती है। मतलब इसमें यह बोला गया कि जितने भी वहाँ के जैसे में देख लेते हैं तो वन, झीलें, पहाड़े, जल स्रोत आदि कई सारे युक्त क्षेत्र हैं जो कि टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ वहाँ के जो स्थल है वो पर्यटन प्राकृतिक जो सीधा संबंध जो बनाते हैं, जो कि एक देखने के लिए एक आकर्षण का केंद्र के तौर पर देखा जा सकता है। पांचवा नंबर जो पॉइंट में यहाँ पे लिखा है स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार आधार, मतलब वहाँ के जो पर्यटन के जो क्षेत्र जहाँ पे लोग पर्यटक घूमने जाते हैं वहाँ के स्थानीय पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्या रोजगार में किस प्रकार का वृद्धि होती है उसके बारे में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो भूदृश्य आधारित पर्यटन स्थलों की बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे वहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। होटल, रेस्टोरेंट, गाइड सेवा, परिवहन, हस्तशिल्प आदि स्थानीय रोजगार मिलता है। और उदाहरण के तौर पर मनाली, ले जैसे पर्वतीय शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित वहाँ की भूदृश्य देन है। मतलब जैसे में अगर आप लोग को अगर बोला जाए, जैसे मनाली हो गया, ले हो गया, ये सारे जो स्थल है ना, जितने भी अगर देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी जो यहाँ भारत के जो पर्यटन है वो काफ़ी ज़्यादा वो पर्यटन के ही क्षेत्र के ही उस पर ही निर्भर होते हैं, उसी के अर्थव्यवस्था पर चलाई जाती है। जैसे में अगर पर्यटक कहीं भी अगर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे होटल जरूर करेगा, खाने के लिए रेस्टोरेंट खोजेगा, घूमने के लिए गाइड सेवा खोजेगा, ये सारी चीज़ें और परिवहन इत्यादि का वो इस्तेमाल करेगा। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से वहाँ के रोजगार मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्थानीय सांस्कृतिक और जीवन शैली से परिचय, वहाँ के स्थानीय शैली किस प्रकार से है, वहाँ की सांस्कृतिक किस प्रकार से होती है, वहाँ उसके बारे में यहाँ पे यह लिखा गया कि भौगोलिक भूदृश्य किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति, राजस्थान में मरुस्थलीय जीवन शैली, केरल की जलवायु आधारित परंपराएं पर्यटन के इन भूदृश्यों से गुजरते हैं। तो वहाँ के लोगों को सांस्कृतिक, खान पान, वेशभूषा, भाषा में प्रचलित होते हैं और अनुभव केवल मनोरंजन की नहीं बल्कि वहाँ के सीख और समझ का भी प्रदान करता है। मतलब अगर आप किसी अन्य क्षेत्र में जैसे जाएंगे, जैसे में यहाँ पे बताया गया हिमालय क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की बहुत संस्कृति आप लोग को देखने को मिलेगी। राजस्थान में क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के मरुस्थलीय जीवन शैली मिलेगी आदि कई सारे। अगर आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग अलग स्टेट में, अपने स्टेट को छोड़कर, तो वहाँ की संस्कृति एक अलग तरीके से देखने को मिलेगी। और साथ साथ अगर खान पान की वहाँ की बात करें तो वो भी अलग मिलेगी, वहाँ की पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा भी आपको अलग मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप अपने ही स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में चल जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, भाषा शैली सब अलग आप लोग को देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ों को वहाँ के लोगों को मनोरंजन ही नहीं मिलता बल्कि दूसरे स्टेट से अगर आप पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ के भाषा शैली भी समझ में आएगी, वहाँ के अन्य लोगों से मिलने की जानकारी भी प्राप्त होने की संभावना, जानकारी भी वहाँ के प्राप्त होगी। यही था वहाँ की स्थानीय संस्कृति का, जीवन शैली का किस प्रकार से परिचय था उसके बारे में। अब जो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जो स्वास्थ्य जो वहाँ के है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है मानसिक पर। अगर पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि स्वास्थ्य भी बिगड़ जाए, वहाँ की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाए, इस प्रकार से भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक भूदृश्यों जैसे शांत जलप्रपात, हरियाली, पर्वतीय हवा, समुद्री की लहर आदि मानव को मन और शरीर दोनों को शांत प्रदान करता है। इन पर्यटक इन स्थलों पर जाकर तनाव मुक्त और ताजगी अनुभव करते हैं और मानसिक संतुलन करते हैं। स्वास्थ्य पर्यटन में भूदृश्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब जो यहाँ के जो शांत जो पर्यटन होते हैं, जैसे कि शांत जलप्रपात हो गया, हरियाली हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, या समुद्र के जैसे लहर वगैरह में अगर आप लोग पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ के एक अलग ही माहौल बनता है, जो कि वहाँ की ताजगी हवा एक मिलेगी, शुद्ध हवा मिलता है। और स्वास्थ्य जो पर्यटन होते हैं वहाँ भी आप लोग को घूमने के लिए काफ़ी उत्सुकता और आकर्षण मिलता है, जो कि यहाँ के जो स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब शिक्षात्मक और शोध आधारित पर्यटन, जो कि शिक्षा के तौर पर किस प्रकार से पर्यटन को रखा जाता है उसके अनुसार, जैसे में भूदृश्य, भूगोल, पारिस्थितिकी, पर्यटन का अध्ययन, जीव विज्ञान आदि के लिए अनुसंधान और अध्ययन के केंद्र होते हैं, जो कि विद्यार्थी, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और प्राकृतिक प्रेमी इन स्थलों पर अध्ययन हेतु जाते हैं और शैक्षणिक पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। जैसे में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, लोनार झील आदि कई सारे हैं। जैसे में अगर आप शिक्षा के तौर पर अगर आप किसी भी अगर पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक अध्ययन भी केंद्र होता है। जैसे में अगर आप ज्योग्राफी का अगर आप स्टूडेंट अगर होंगे तो अगर आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग गांव में जाकर सर्वे करना, वहाँ के लोगों से मिलना, बातचीत करना, उस गांव के लिए वहाँ शैक्षणिक भ्रमण करके पर्यटन के केंद्र में जाके काफ़ी ज़्यादा एक एक चीज़ का अध्ययन करके और वहाँ की
जो विद्यार्थी जीवन में अगर आप लोग हैं तो ये सारी चीज़ों घूम कर शिक्षा प्राप्त करना, वहाँ की जानकारी प्राप्त करना, ये सारी चीज़ों का पर्यटन का भी इसमें देन रहता है। अगला देखते हैं तो स्थलों की पहचान और विशिष्टता, जो कि स्थलों की पहचान किस प्रकार से होती है उसके बारे में। यहाँ पे भौगोलिक भूदृश्य से किसी स्थान की पहचान ब्रिगेड का माध्यम भी ये बनाते हैं। जैसे कि कश्मीर को धरती का स्वर कहा जाता है, और राजस्थान मरुस्थल का राज्य कहलाता है, और केरल गाइड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट भूदृश्य ही होते हैं। जैसे में एक काफ़ी ज़्यादा स्थल को, जो पर्यटन स्थल को है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग नामों से जाना भी जाता है और एक अलग नाम से उसे पहचान किया जाता है। जैसे में अगर कश्मीर को अगर देख लेते हैं तो वहाँ की धरती का स्वर कहा जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो यह जो मर स्थल जो है वहाँ की ये राज्य कहा जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा, जैसे में केरल को देखते हैं तो गाइड ऑन कंट्री, जो गाइड्स ऑन कंट्री के नाम से केरल को जाना जाता है। इसी तरह अन्य पर्यटन स्थल को अन्य नामों से भी जान सकते हैं। भविष्य के पर्यटन की दिशा निर्देश, किस प्रकार से अपने भविष्य में पर्यटन का दिशा निर्देश होती है उसके बारे में भी यहाँ पॉइंट में लिखना अनिवार्य है। जैसे मैं यहाँ पे देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन में पर्यावरणीय असंतुलन को इस दौर से पर्यटन को सतत रूप देने के लिए भौगोलिक भूदृश्यों के संरक्षण विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आने वाले वर्षों में ग्रीन टूरिज्म, इको टूरिज्म और अस्थायी पर्यटन जैसे नए स्वरूप भूदृश्य आधारित ही होंगे। मतलब इसमें यह बोला गया कि भविष्य में किस प्रकार से आने वाले जो पर्यटन है, टूरिज्म है, उसके बारे में। तो अगर आने वाले जो जिस टाइप से अगर अभी डेवलप हो रहा है उस टाइप में देखने को मिलेगा ग्रीन टूरिज्म को, इको टूरिज्म या फिर अस्थायी पर्यटन को भी कई एक नए स्वरूप, एक नए अलग रूप में आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग का 10 पॉइंट था, ये पर्यटन के क्षेत्र से लिया गया था। अब इसके निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं कि निष्कर्ष के बारे में क्या बोला गया है, बतलाया गया। इसका निष्कर्ष के बारे में यह बोला गया कि भौगोलिक भूदृश्य पर्यटन की आत्मा है। वे केवल दृश्य का सौंदर्य नहीं, प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पर्यावरणीय दृश्य से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे केवल ना पर्यटन स्थल की पहचान मिलती है, बल्कि वह क्षेत्र समृद्ध, जागरूक और शांति का भी माध्यम है। मतलब इसमें यह बोला जाता है कि जितने भी जो पर्यटन के क्षेत्र है वह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान मिलता है, और साथ ही साथ एक स्थलों को पहचान भी किया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जो पर्यटन के जो क्षेत्र है वो समृद्ध और जागरूक और शांति के भी माध्यम को बनाता है। अगर साथ में अगला जो इसमें पॉइंट में लिखा गया हुआ है, अतः पर्यटन के विकास में कोई योजना तभी सफल होती है जब उसके भूदृश्यों संरक्षण, संवर्धन, सतत उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। केवल आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि भूदृश्य के जिम्मेदारी का धरोहर के रूप में देखना आज भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन इसमें यह बोला गया कि एक जो पर्यटन होता है उसे एक आकर्षण के केंद्र नहीं, बल्कि उसे अपने जिम्मेदारियों को भी रखकर, अपने धरोहर को भी रखकर देखना चाहिए, और किस प्रकार से उसकी बड़ी आवश्यकता होती है उसके बारे में भी यहाँ पे बतलाया गया है। तो यही था आज का क्वेश्चन जो कि हम बताने का प्रयास किए हैं और समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।